तो सतपाल मलिक जी ने ऐसा क्या कर दिया कि उनको आज सजा दी जा रही है? किस बात की सजा दी जा रही है? हम ये सवाल पूछना चाहते हैं। क्या सतपाल मलिक जी को ये फाइलें नहीं क्लियर करने की सजा दी जा रही है? कौन सी फाइलें हैं? इंश्योरेंस की एक स्कीम की फाइल है जिसके बारे में वो इस इंटरव्यू में बता रहे हैं, जिसमें 300 करोड़ की घूस की पेशकश आरएसएस के पदाधिकारी द्वारा इन्हें की गई थी। अब इन्होंने आरएसएस के पदाधिकारी का नाम भी खोल दिया। हो गए 48 घंटे से ऊपर। पिछली बार जब बोले थे तो अक्टूबर 2021 में बोले थे, आज तक कोई केस नहीं हुआ। तो कौन इस बात को दबा रहा है? कौन इस बात से डरा हुआ है? कौन इस बात की सजा सतपाल मलिक जी को? नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा। आप देख रहे हैं SP9 न्यूज। स्वागत है आप सभी का आज के इस प्रोग्राम में। और प्रोग्राम की शुरुआत सत्यपाल मलिक से। सत्यपाल मलिक इन दिनों चर्चाओं में है और चर्चाओं में रहने की सबसे बड़ी वजह उनका वो 300 करोड़ रुपए वाले ऑफर पर खुलासा करना, इसके साथ ही बीजेपी और आरएसएस को लेकर बयान देना। बीजेपी और आरएसएस को लेकर जो बातें सत्यपाल मलिक ने कही हैं, उनके बयान पर कांग्रेस का समर्थन तो मिल रहा है, लेकिन दूसरी तरफ की अगर मैं बात कर लूं तो जिस तरीके से देखा जा रहा है कि एक बड़े मुश्किल में बीजेपी और आरएसएस फंसती नजर आ रही है। तो जो 300 करोड़ वाला ऑफर है, क्या वाकई जो खुलासा उन्होंने किया उसके बाद ही उन पर जांच एजेंसियां बैठाई जा रही है? और क्या सत्यपाल मलिक को धमका दिया गया कि अगर और उन्होंने बीजेपी और आरएसएस को लेकर कुछ बोला तो आने वाले वक्त में उनकी मुश्किलें बढ़नी तय? इसी मुद्दे पर मेरे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है हमारी खास सहयोगी नाज़मीन। नाज़मीन, बहुत बहुत स्वागत है इस प्रोग्राम में आपका। और नाज़मीन, इन दिनों एक मुद्दा और है जो चर्चाओं में बना हुआ है, वो मुद्दा है सत्यपाल मलिक को लेकर। सत्यपाल मलिक को लेकर कांग्रेस की तरफ से प्रतिक्रिया सामने आती है, हालांकि वो अपने दर्शकों को भी दिखाएंगे जरूर, लेकिन जिस तरीके से बीजेपी और आरएसएस को लेकर उनका बयान आया है और जिसमें उन्होंने कहा है कि उन्हें 300 करोड़ रुपए का ऑफर दिया गया था बीजेपी आरएसएस की तरफ से अडानी मुद्दे और कई ऐसे फाइलों पर साइन करने के लिए जिसको आगे बढ़ाया जाए, लेकिन उन्होंने साइन नहीं किया और मना कर दिया। तो क्या जो अब देखा जा रहा है कि अब सत्यपाल मलिक ने जो खुलासा किया, क्या वाकई एक बड़ा फर्जीवाड़ा यहां पर निकलकर सामने आया और सत्यपाल मलिक को अब डराया जा रहा है? देखिए, सत्यपाल मलिक की बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वो देखे जाते रहे हैं। कई मुद्दों पर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के खुलासे किए हैं। ठीक इस तरीके से अब 300 करोड़ की जो रिश्वत दी जा रही थी सत्यपाल मलिक को, उसको लेकर सत्यपाल ने कहा है कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी इन बड़े मुद्दों को छुपाना चाहती है, इसलिए मुझे घूस देती हुई नजर आ रही है कि आप ये 300 करोड़ रुपये पकड़िए और ये मामला यहीं रफा दफा करिए। तमाम तरीके से यहाँ देखा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी में कितना भ्रष्टाचार फैला हुआ है, कितने घोटाले फैले हुए हैं और किस तरीके से वो अपने मुद्दे को छुपाने के लिए, यानी कि उनके ऊपर कोई आरोप ना लगे और वो कहीं चुनाव में फंसते हुए नजर ना आए, कहीं चुनाव में उन्हें हार ना मिल जाए। तो इन तमाम मुद्दों को देखते हुए, इन गंभीर मुद्दों को बंद करने के लिए, अडानी मुद्दे को छुपाने के लिए किस तरीके से घूस देती हुई नजर आ रही है, ये साफ तौर पर जाहिर करता है कि तमाम विपक्ष पार्टियों में नहीं बल्कि मोदी सरकार में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार फैला हुआ है। उसे साफ करने की बहुत जरूरत है, इसलिए यहाँ पर ये खुलासे दिन पर दिन होते हुए नजर आ रहे हैं। जी देखिए, अब कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता पवन खेड़ा का एक बयान अपने दर्शकों को सुनवा देते हैं कि पवन खेड़ा ने इस पूरे मुद्दे पर किस तरीके से भाजपा और आरएसएस को घेरते हुए समर्थन किया है सत्यपाल मलिक। तो सतपाल मलिक जी ने ऐसा क्या कर दिया कि उनको आज सजा दी जा रही है? किस बात की सजा दी जा रही है? हम ये सवाल पूछना चाहते हैं। क्या सतपाल मलिक जी को ये फाइलें नहीं क्लियर करने की सजा दी जा रही है? कौन सी फाइलें हैं? इंश्योरेंस की एक स्कीम की फाइल है जिसके बारे में वो इस इंटरव्यू में बता रहे हैं, जिसमें 300 करोड़ की घूस की पेशकश आरएसएस के पदाधिकारी द्वारा इन्हें की गई थी। अब इन्होंने आरएसएस के पदाधिकारी का नाम भी खोल दिया। हो गए 48 घंटे से ऊपर। पिछली बार जब बोले थे तो अक्टूबर 2021 में बोले थे, आज तक कोई केस नहीं हुआ। तो कौन इस बात को दबा रहा है? कौन इस बात से डरा हुआ है? कौन इस बात की सजा सतपाल मलिक जी को दे रहा है? या तो आरएसएस दे रही है या प्रधानमंत्री कार्यालय दे रहा है, क्योंकि इन्हीं दोनों का नाम लिया इन्होंने। आज से 3 साल पहले इसी प्लेटफॉर्म से मैंने आपके सामने राजस्थान के क्षेत्रीय प्रचारक निम्बाराम जी का भी एक भ्रष्टाचार का वीडियो जारी किया था।
ऐसे कई उदाहरण एक गैर पंजीकृत संगठन के पदाधिकारी भ्रष्टाचार में लिप्त होते हुए पाए जा रहे हैं, कोई कार्रवाई नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही? भाई आप तो अपने आप को गंगा से भी ज्यादा पवित्र बताते हैं। आप खुद पंजीकृत नहीं हैं और हर मंत्री के यहां एक पीएस या ओएसडी संघ से आया हुआ है, कोई फाउंडेशन है संघ की, उससे आपने एक एक पीएस और एक एक ओएसडी बैठा रखा है हर मंत्री के यहां। क्यों बैठा रखा है बताइए? क्या इसी तरह की डील्स करने के लिए बैठा रखा है? हम जानना चाहते हैं। या मंत्री पर नजर रखने के लिए कि कहीं वो अकेला डील ना कर दे? ये क्या हो रहा है इस देश में? आपने चुना, जिन्होंने भी 36-37% लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को चुना इस देश के, कि बाय वन गेट वन फ्री की कोई स्कीम चल रही थी कि साथ में आरएसएस भी आएगी और वो डील्स करेंगे यहां 300 करोड़ 200 करोड़। क्या है ये? तो हम प्रधानमंत्री को सीधे खुले मंच से चुनौती देते हैं कि अगर सतपाल मलिक जी की बात सही है तो सीबीआई और ईडी और इनकम टैक्स और जितनी एजेंसीज हैं उनको राम माधव का पता आपके पास अगर नहीं हो तो हमसे ले लीजिए, भेजिए उनके दरवाजे पर दस्तक देने। और प्रधानमंत्री से जुड़े हुए और कौन से लोग हैं जिनके बारे में सतपाल मलिक जी इस इंटरव्यू में कह रहे हैं, उन सबके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। आपने तो उल्टे सतपाल मलिक को ही सजा दे दी, उनकी सुरक्षा छीन ली, उनसे नौकरी छीन ली, घर बैठा दिया। और अगर सतपाल मलिक जी झूठ बोल रहे हैं तो उनके खिलाफ मानहानि का दावा राम माधव भी करे, संघ भी करे और प्रधानमंत्री कार्यालय भी करे, क्योंकि तीनों बदनाम हो रहे हैं। यह खुली चुनौती है और अगर इस चुनौती पर ये चुप हैं तो आप समझ लीजिए कि जिसको सजा देनी थी उसको सजा दे दी, जिसको बचाना था उसको। ये रिपोर्ट आपने देखी जिसमें विस्तार से हमने अपने दर्शकों को दिखाया। और करोड़ों के ऑफर की अगर मैं बात करूं, बीजेपी इन दिनों केंद्र में है, जाहिर तौर पर केंद्र में है तो पैसा बहुत है, पावर भी बहुत है और पैसे और पावर का पूरा इस्तेमाल बीजेपी कर रही है। खरीदने की बात हो तो खरीदे भी जा रहे हैं, विधायकों को खरीदा गया और महाराष्ट्र में सरकार बना ली गई। यही खरीद फरोख्त का जो काम है ये लोग दिल्ली में कर रहे थे, कैसे भी करके विधायकों को खरीद लिया जाए। यही खरीद फरोख्त वाली राजनीति ये लोग बिहार में भी कर रहे थे, लेकिन बात नहीं बन पा रही है। तो जिस तरीके की खरीद फरोख्त की राजनीति पर उतारू हो गई है भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार, क्या ये बताता है कि सरकार ये चाहती है कि देश का ऐसा कोई भी राज्य ना छूटे जहां पर उनकी सरकार ना हो? तो क्या ये सीधे सीधे तौर पर लोकतंत्र की हत्या नहीं है? और जिस तरीके से अगर मैं बात करूं, नाज़मीन एक सवाल और यहां पर जुड़ जाता है और वो सवाल है कि सत्यपाल मलिक ने अब क्यों चुप्पी तोड़ी है? सत्यपाल मलिक ये वाली बात जो है वो बहुत पहले कह सकते थे, या बहुत पहले जब वो पद पर थे तो तब इस तरीके से जो है वो तमाम बातों को रख सकते थे। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि सत्यपाल मलिक जो है उनकी सिक्योरिटी को घटा दिया जाता है और उसके बाद सरकारी एजेंसियों के जो छापे हैं वो कहीं ना कहीं पड़ते नजर आ रहे हैं। तो सत्यपाल मलिक जो शुरू से सरकार के खिलाफ बोल रहे थे, हालांकि किसान आंदोलन को लेकर भी उन्होंने बात रखी थी, किसानों का समर्थन वो कर रहे थे, तो सत्यपाल मलिक लगातार विपक्ष के समर्थन में होते नजर आ रहे हैं, सत्ता पक्ष को मुद्दों पर घेर रहे हैं। क्या सत्यपाल मलिक से डर लग रहा है आज बीजेपी को? देखिए, डर की बात की जाए तो सत्यपाल मलिक जब तक भारतीय जनता पार्टी से थे तो तब तक तो वो कुछ नहीं बोल सकते थे, क्योंकि उन्हें खतरा ही था कि वो बोलेंगे तो उनके खिलाफ ही जाएगा। लेकिन जब वो अलग रुख अपनाते हुए नजर आ रहे हैं तो ऐसे में उनका बोलना लाजमी हो जाता है और बोलते हुए वो दिखाई भी दे रहे हैं। तमाम तरीके से वो किस तरीके से मोदी सरकार को ही घेरते हुए नजर आते हैं, जिसको लेकर आपने सही कहा कि पवन खेड़ा ने आरएसएस और बीजेपी का बड़ा खेल खोल कर रख दिया है कि ये संघ किस तरीके से घूस देते हुए नजर आते हैं और यहाँ पर रिश्वत दी जाती है और पैसों का घोटाला किया जाता है। तमाम तरीके से पवन खेड़ा भी उजागर करते हैं और सत्यपाल मलिक भी उसी बात को बोलते हुए नजर आते हैं। तो यहाँ पर साबित कर रहा है कि भ्रष्टाचार मोदी सरकार में फैला हुआ है, उसको दबाने के लिए, उसको छुपाने के लिए हथकंडे आजमाए जाते हैं कि भैया पैसे दे दो और मुंह बंद कर दो। तमाम तरीके से ये सारी चीजें देखी जाती हैं। आपने जिस तरीके से कहा कि सिर्फ विपक्ष पर ही शिकंजा कसा जाता है, तो ऐसे में सत्यपाल मलिक पर भी एक्शन लिया जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर खतरा मंडरा
आता हुआ नजर आ रहा है। आपको याद हो जब मनीष सिसोदिया जेल जाने वाले थे, जब इस घोटाले में पकड़े जा रहे थे, ईडी सीबीआई का सिकंजा कसा जा रहा था, तब अरविंद केजरीवाल ने खुलकर ये बोला था कि बंदूक की नोक पर उनसे पूछा जा रहा था कि आप हमारी पार्टी में शामिल हो जाइए वरना आप जेल की हवा खाइए। तो मनीष सिसोदिया ने साफ तौर पर कह दिया था कि मैं जेल जाने के लिए तैयार हूँ, मरने के लिए तैयार हूँ, लेकिन पार्टी शामिल नहीं करूंगा। तो आप ये देखिए कि अपनी पार्टी में शामिल करने के लिए भारतीय जनता पार्टी किस राजनीति पर उतर जाती है। ठीक इसी तरह से अडानी मुद्दे को छुपाने के लिए किस कदर तक पहुंचती हुई नजर आ रही है भारतीय जनता पार्टी। तो साफ तौर पर जाहिर हो रहा है कि चुनाव में जीतना है, अडानी मुद्दे को छुपाना है, और जितनी कोशिश की जाए, जितने झूठ फैलाए जा सके, जितना विपक्ष को दबाया जा सके, जितना घूस दिया जा सके, वो सब कुछ करती हुई भारतीय जनता पार्टी नजर आ रही है। जी बिल्कुल, देखिए सीधे सीधे तौर पर अपने दर्शकों को बताएं कि फिलहाल मौजूदा समय के अंदर जिस तरीके से सत्यपाल मलिक ने कई बड़े खुलासे किए, हालांकि सत्यपाल मलिक का यह भी कहना है अगर विपक्षी पार्टियां एक साथ आ जाती हैं तो 2024 का जो लोकसभा चुनाव है ये चुनाव विपक्ष जीत जाएगा, लेकिन विपक्ष इन दिनों अलग है। तो क्या वजह है कि सत्यपाल मलिक विपक्षी पार्टियों के साथ आते नजर आ रहे? देखिए इसके पीछे भी एक बड़ी वजह है। वजह यह है क्योंकि विपक्ष को जिस तरीके से कमजोर किया जा रहा है, सरकार ये चाहती है कि सबको अपने इशारे पर नचाया जाए, क्योंकि मदारी और बंदर वाला खेल तो आपने देखा होगा ना, जिस तरीके से देखिए, या फिर सर्कस के जोकर को हम देख लेते हैं, तो सर्कस के जोकर को जिस तरीके से कमांड दी जाती है वही काम करता है। बंदर मदारी वाले खेल में भी होता है, मदारी जैसा कहता है बंदर वैसे ही नाचता है। तो क्या सरकार अपने इशारों पर सबको नचाना चाहती है, चाहे वो सीबीआई हो, ईडी हो, एनसीबी हो, या फिर तमाम सरकारी एजेंसियां हो? तो जिस तरीके के हालात इस वक्त बन रहे हैं ये जाहिर तौर पर बताते हैं कि क्या आने वाले वक्त में और कई बड़े खुलासे सत्यपाल मलिक करेंगे। हालांकि सत्यपाल मलिक ने जो बयान दिया उनके बयान पर उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया भी दी है। उनका कहना यह है कि मैंने जो कहा मेरे कहने का वो मतलब नहीं था, जो निकाल लिया गया है वो तो अपनी बात रख रहे थे। तो क्या सत्यपाल मलिक को वाकई डराया धमकाया जा रहा? हालांकि अपने दर्शकों को बता दें कि सत्यपाल मलिक अब लगातार विपक्ष को समर्थन कर रहे हैं। ऐसे में एक सवाल ये भी खड़ा हो रहा है कि क्या कांग्रेस पार्टी की तरफ रुख तो नहीं कर सकते हैं सत्यपाल मलिक, क्योंकि जिस तरीके से मौजूदा समय के अंदर तमाम मोदी सरकार से जुड़े फर्जीवाड़ों पर सत्यपाल मलिक ने खुलासा किया, जिसमें आरएसएस की एक मिलीभगत बताई जा रही है। दूसरी तरफ की अगर बात करें, यही सवाल फर्जीवाड़े का राहुल गांधी ने पूछा था, संसद की सदस्यता चली गई। मनीष सिसोदिया सरकार से सवाल पूछ रहे थे, जेल चले गए। तो सत्यपाल मलिक और जिस तरीके से तमाम आज जो है विपक्ष या फिर नेता सवाल पूछ रहे हैं, क्या ये बताता है कि अब सरकार कहीं ना कहीं मुश्किल में गिरती नजर आ रही है, और क्या आने वाले वक्त में इनका भी वही हाल होगा? आज के लिए इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।